सार्थक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे जो कि है भारतीय संसद। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम है जहाँ पे इंडियन पॉलिटी आता है सिलेबस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ अन्य एग्ज़ाम जैसे कि सिविक्स, पीजीटी या फिर जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पॉलिटिकल साइंस का होता है एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं भारतीय संसद के बारे में बात करते हैं। तो भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार का एक संसदीय रूप प्रदान करता है। आपको मालूम भी होगा कि हमारे यहाँ संसदीय सरकार की शासन प्रणाली है। संसदीय सरकार की शासन प्रणाली से मतलब है कि इसमें कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आपने पढ़ा भी होगा संविधान में कि सामूहिक रूप से हमारी मंत्रिपरिषद संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसको उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है, यानी मंत्री उसी समय तक रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद में बहुमत प्राप्त है या विश्वास प्राप्त है संसद का। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है और ये हमें इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, यानी 79 आर्टिकल आप याद रखिएगा। संसद की बात की गई है अनुच्छेद 79 में। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का, लेकिन वो संसद का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि आपको पता भी होगा, कोई भी विधेयक जब पेश किया जाता है या पारित किया जाता है संसद के दोनों सदनों में, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस विधेयक पर नहीं होते हैं तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है, यानी पारित पूरी तरीके से नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। आगे हम देखते हैं राज्यसभा। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यसभा मैंने पहले क्यों पढ़ा है, तो आपको आर्टिकल भी साथ साथ में, क्योंकि वनडे एग्जाम होते हैं तो उससे फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप फैक्ट भी साथ साथ में याद रखें। जब आप ध्यान रखें संसद पढ़ेंगे तो संसद 79 में है, उसके बाद राज्यसभा है, राज्यसभा 80 में है, तो और फिर लोकसभा 81 में है। तो 79, 80, 81 इस तरीके से आप याद रखेंगे। संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो राज्यसभा को वैसे द्वितीय सदन कहते हैं और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, लेकिन यहाँ हम राज्यसभा को पहले पढ़ेंगे। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और विघटन के अधीन नहीं है, यानी कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, वो एक स्थायी सदन है। इसकी अधिकतम संख्या, यहाँ पर अधिकतम संख्या का मतलब ये है कि जो हमारे संविधान में वर्णित है मैक्सिमम इतने सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य ही हो सकते हैं, जिनमें से 238 राज्यों और यानी 238 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। 238 टोटल होंगे, जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इसके अतिरिक्त 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है। ये भी आपको जानकारी होगी। जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और करता भी है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अगर ये 4 क्षेत्र दिए हुए हैं तो 4 में से 3 समाज सेवा से हों, 3 कला से हों, 3 विज्ञान से हो और 3 साहित्य, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी क्षेत्र से 4 हो सकते, किसी से 5, किसी से 2, ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा की। अब ये तो मैंने अभी आपको बताया अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या जो संविधान में वर्णित है वो 250 हो सकती है, जिसमें कि 238 हो सकते हैं राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 राष्ट्रपति उन्हें नामित करता है। लेकिन वर्तमान में क्या व्यवस्था राज्यसभा में, क्या 250 सदस्य हैं, तो नहीं है। वर्तमान में जो व्यवस्था है वो राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 से 245, जिसमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 233 होंगे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी ये जो 12 वाली संख्या है ये वर्तमान में भी है, परंतु अधिकतम संख्या जो 238 बताई गई थी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट से, तो वो 233 है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3, आपको पता होगा वर्तमान में सिर्फ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 8 हैं, जिनमें से केवल 3 यानी कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये फैक्ट आपको ये याद करना है। दूसरा, इसमें से राज्यसभा में केवल 3 का प्रतिनिधित्व है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ऐसा क्यों है? जब हम राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम संक्षेप में आपको बताते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जो राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके जो एमएलएज होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं, क्योंकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है। लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्यसभा में सदस्य नहीं भेज सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पुडुचेरी में ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा भी है, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व इन 10 यूनियन टेरिटरीज से जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा में है। आगे बढ़ते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम लोग सोचते हैं कि जो 6 वर्ष हम पढ़ते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है और संविधान ने इसे संसद पर छोड़ दिया है। संसद कानून बना करके कार्यकाल निर्धारित करेगा। तो संसद ने इसके लिए एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया था 1951 में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तो ये व्यवस्था संविधान में नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष है, तो आप उसमें कोई भी 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कोई नहीं, या ऐसा दिया होगा संविधान में वर्णित नहीं है, तो आप कोई और टिक नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था नहीं की गई है। अभी हम सिर्फ संसद का गठन पढ़ रहे हैं, सदस्यों का निर्वाचन हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा का वर्णन भारत के संविधान में अनुच्छेद 81 में मिलता है। आर्टिकल 81 हमने ऊपर बताया था, संसद 79 में है और राज्यसभा 80 में है, और लोकसभा की यदि बात करें तो 81 में है। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है। इसके कुछ और प्रचलित नाम हैं, जैसे कि लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन इत्यादि। और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। 550 मैंने लिखा है, लेकिन भारतीय संविधान में इसकी अधिकतम जो संख्या है वो 552 है। 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 5 राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य निर्वाचित होकर आ सकते हैं। और 552 मैंने क्यों बताया, संविधान में क्या व्यवस्था थी पहले, तो अभी एक हाल ही में 2019 में एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, जिसको हम 104th अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। हालांकि ये लागू 25 जनवरी 2020 से हुआ है, लेकिन इसको हम 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जानते हैं। तो इसमें इससे पहले, इस अधिनियम को आने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में 331 इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था इस आर्टिकल में, और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता था। और यह प्रावधान अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद समाप्त कर दिया गया है। यानी अब ये मैक्सिमम सदस्य संख्या है ये 550 है, और सभी सदस्य यहाँ पर लोकसभा में निर्वाचित हैं। यानी मनोनीत जो रिजर्वेशन था 2 सदस्यों का वो समाप्त हो गया है। लेकिन जो अभी लोकसभा वर्तमान में चल रही है उसमें जो मनोनयन हुआ होगा, जो मनोनीत किए गए होंगे 2 सदस्य, ऐसा नहीं उनको हटा दिया जाएगा, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नया जो इलेक्शन होगा उसमें मनोनयन 2 सीटों का नहीं होगा एंग्लो इंडियन के लिए। तो ये तो हमने संविधान की बात की, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। अब हम देखते हैं वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है लोकसभा में। तो वर्तमान में 543 लोग हैं लोकसभा में जो कि निर्वाचित हैं। इनमें से 524 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वीडियो मैं फरवरी 2023 में बना रही हूँ। यदि आप इसे बाद में देख रहे हैं या तो इसको अपडेट ज़रूर कर लें, बदलाव हुआ करता है। वर्तमान की जो कंडीशन है वो ये है कि 524 सदस्य स्टेट से आते हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो लोकसभा की सामान्य अवधि है आम चुनाव के बाद, तो इसकी पहली बैठक से, यानी जब इसकी पहली बैठक होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा की, तो उस डेट से जो कार्यकाल है उसकी गणना की जाती है। तो पहली बैठक से 5 वर्ष है लोकसभा का जो कार्यकाल है उनके सदस्यों का 5 वर्ष है, जिसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। मैंने ऊपर पढ़ा था राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा सिर्फ 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है, उसके बाद स्वतः ही भंग हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल ही करना है, ये फिक्स है, फिक्स नहीं है। इससे पहले भी विघटन हो सकता है किन परिस्थितियों में,
इसको हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति 5 साल पूरे होने से पहले भी किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए अधिकृत है। राष्ट्रपति कभी भी 5 साल पूरे नहीं भी हुए हैं तो लोकसभा को भंग कर सकता है और इसे कानून की अदालत में, यानी राष्ट्रपति के इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन राष्ट्रपति क्या बिना किसी आधार के लोकसभा को भंग कर देगा? तो ऐसा नहीं है। जो लोकसभा है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहला तो है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन प्रधानमंत्री जब उस समय विश्वास मत में है, यानी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि सरकार विश्वास मत में नहीं अल्पमत में आ गई है और प्रधानमंत्री की सलाह पे ऐसा कुछ कार्य करे तो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो पहला तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर सरकार अल्पमत में है, यानी विश्वास खो दिया है सरकार ने, तो भी उसे एक मौका देंगे कि आप विश्वास हासिल करके दिखाइए। उसका कोई भी अगर गठबंधन करके कोई अपनी सरकार प्रस्तुत करता है कि हम सरकार बनाएंगे, इनका विश्वास खो गया तो हम बनाएंगे, तो उनको मौका दिया जाता है। उसके बाद विश्वास प्रस्ताव आता है, अगर वो पारित हो जाता है तो जो भी जिस पार्टी का उसमें बहुमत होगा उसी के दल को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, अदरवाइज लोकसभा विघटित हो जाएगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, लोकसभा को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा, ध्यान दीजिएगा, संसद के कानून द्वारा, संसद में कानून पारित किया जाएगा और तभी ये प्रोविजन हो सकता है कि 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया, यानी 5 वर्ष है, अगर उसको 1 वर्ष बढ़ाना है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो उस दौरान एक कानून पास करके और एक बार में इसे, ध्यान दीजिएगा, एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं एक ही वर्ष बढ़ाए, उसको दोबारा भी, जैसे इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी अनिश्चित काल के लिए है, तो 1 वर्ष बाद जैसे 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो दोबारा में फिर संसद एक कानून पास करेगी और फिर से इसको लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा देगी। इस तरीके से कितनी भी बार, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 बार, 7 बार, मतलब जितनी बार चाहे वो कार्यकाल बढ़ा सकती है संसद। और इसके साथ एक और पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि यह विस्तार आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस बीच अगर इमरजेंसी समाप्त हो गई, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने की उद्घोषणा हो चुकी है, तो ये सिर्फ 6 महीने ही इसका कार्यकाल हो सकता है। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। तो इमरजेंसी समाप्त होने के बाद ये मैक्सिमम 6 महीने ही कार्यकाल इसका रहेगा लोकसभा का। आगे देखते हैं संसद के सदस्यों की योग्यता। अब संसद के सदस्यों की जो योग्यता है उसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 84 में दिया है। आपको ये आर्टिकल याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ लोकसभा के नहीं, भारत संसद के सदस्यों की बात की जा रही है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 84 में दी गई है। तो क्या योग्यता, इसको देख लेते हैं। संविधान संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित करता है। तो पहला है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसे चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जो लोकसभा सदस्य होता है वो निर्वाचन से पहले, यानी वो प्रत्याशी बन रहा है, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यदि वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो अभी वो चुन के सदस्य नहीं बनाए, फिर भी उसको एक शपथ लेनी होती है। और शपथ का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसके अंतर्गत 3री अनुसूची में एक फॉर्मेट दिया है, उसके हिसाब से शपथ लेते हैं। तो इसको 2 बार लोकसभा सदस्य को 2 बार शपथ लेनी होती है। पहली बार जब वो प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए जब वो जाता है, और दोबारा जब वो लोकसभा सदस्य चुन करके आता है, तो ये 2 बार शपथ लेना होता है। तो यहाँ पर हम चूँकि योग्यता पढ़ रहे हैं, तो ये हम जो प्रत्याशी के रूप में शपथ लेता है उसकी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग कोई किसी भी सक्षम अधिकारी को प्राधिकृत करता है इस कार्य के लिए, उसके समक्ष वो प्रत्याशी शपथ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के मामले में। अब हम उम्र की बात कर लें तो राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। जो न्यूनतम आयु है, राज्यसभा का चुनाव अगर लड़ रहे हैं आप तो 30 वर्ष होना चाहिए, और यदि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 वर्ष, इससे कम आयु नहीं होनी चाहिए। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। जो भी इतनी जो योग्यताएं हैं ये संविधान द्वारा वर्णित है, इसके अतिरिक्त संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं, संसद ने एक अधिनियम पास किया था 1951 में, भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और उसके अंतर्गत कुछ योग्यताएं सांसदों के लिए निश्चित की गई हैं। आगे देख लेते हैं अयोग्यता। अभी तो हमने योग्यता की बात की, अब अयोग्यता की बात करें तो अयोग्यता का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 102 में है। संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में 102 में प्रावधान किया गया है। तो पहले देख लेते हैं, यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद धारण करता है,
अगर वो पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो या केंद्र सरकार के अंतर्गत हो, कहीं से उसको फिक्स वेतन मिल रहा हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी वो अयोग्य हो जाएगा, प्रत्याशी नहीं बन सकता है संसद के किसी भी सदन का। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो मंत्री पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर कोई किसी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार के अंतर्गत मंत्री है तो वो चुनाव लड़ सकता है पार्लियामेंट का। दूसरा पॉइंट है, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, यानी पागल दिवालिया आपने पढ़ा भी होगा, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और ऐसा कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है लोकसभा राज्यसभा का। यदि न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया गया है, यानी दिवालिया किसको कहते हैं, जब किसी व्यक्ति पर ऋण हो और वो उसको चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसको कोर्ट दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है, तो ऐसा व्यक्ति भी संसद का चुनाव लड़ने में योग्य नहीं है। फिर है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया था भारत का नागरिक हो यानी नागरिक होना अनिवार्य है, तो भारत का नागरिक यदि नहीं है तो वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। या फिर वो नागरिक है और उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भी वो योग्य नहीं हो जाएगा, अयोग्य होगा। और या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की स्वीकृति के तहत है, और यदि वह ऐसा है तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य है। नेक्स्ट, शर्तों के तहत संसद सदस्य अपनी सीट खाली करता है। कुछ ऐसी शर्तें हैं उनके तहत स्वतः ही सांसद की सीट जो है वो खाली मानी जाए। तो कौन सी ऐसी शर्तें हैं, और सबसे पहले इसको देख लेते हैं कहाँ पे किया गया इसका वर्णन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में कुछ ऐसी शर्तें दी गई हैं जिसमें संसद सदस्य की सीट खाली मानी जाएगी अगर वो स्थितियां बनती हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है दोहरी सदस्यता यानी डबल मेंबरशिप। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो एक साथ दोनों का सदस्य नहीं बना रह सकता है, उसको एक सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी, या तो राज्यसभा का मेंबर बना रहेगा या फिर लोकसभा का। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात और है कि राज्य की विधानसभा में भी यदि वो सदस्य है और सांसद का चुनाव लड़ करके वो राज्यसभा लोकसभा में सीट जीत गया है, निर्वाचित हो गया है, तो उसको विधानसभा की सीट भी खाली करनी पड़ेगी। और इसके लिए अगर विधानसभा की बात की जाए तो 14 दिन का समय देते हैं। अगर विधानसभा सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित हो गया है तो 14 दिन के अंदर उसे वो अपनी सीट खाली करनी होगी विधानसभा की। और यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर है संसद के ही सदनों में से किसी एक में, तो उसे 10 दिन का समय दिया जाता है अपनी सदस्यता को त्याग करने, मतलब कहाँ का वो सदस्य बनना चाहेगा। दूसरा पॉइंट है अयोग्यता या इस्तीफा, यानी अगर वो अयोग्य है, ऊपर जो अयोग्यता के बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, वर्णन किया था, उसके आधार पर वो अयोग्य है तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर उसने इस्तीफा दे दिया है अपनी सदस्यता से तो भी उसकी सीट खाली मानी जाएगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर अनुमति के बिना कोई भी सांसद 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, वो एब्सेंट रहता है 60 डेज से अधिक, तो भी उसकी सीट खाली मानी जाएगी। नेक्स्ट, यदि उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया, न्यायालय ने उसका निर्वाचन ही शून्य घोषित कर दिया गया है निर्वाचन न्यायालय द्वारा, तो फिर उसकी सीट खाली मानी जाएगी। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। नेक्स्ट, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही संसद, मतलब राष्ट्रपति तो संसद का अभिन्न अंग है, और उपराष्ट्रपति भी आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। दोनों ही संसद का अंग है, लेकिन दोनों ही संसद के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर इनका चयन हो जाता है, वो पहले से और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उनको सदस्यता छोड़नी पड़ती है, तो स्वतः ही वो सीट खाली मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि उसे किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, यानी उसको राज्यपाल बना दिया गया किसी राज्य का और वो संसद का सदस्य है, तो उसकी संसद की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। लास्ट है शपथ और वेतन, यानी कि जो शपथ लेता है, शपथ मैंने अभी बताया था तृतीय सूची में जो उसका प्रारूप वर्णित है, और वेतन, इन दोनों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में किया गया। 99 आर्टिकल याद रखना है, ये आपका शपथ और वेतन से संबंधित है। तो प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है, उस पर हस्ताक्षर करना होता है। जब लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो जाता है या संसद का सदस्य किसी भी सदन का, तो उसको अपने पद की शपथ लेनी होती है, या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है या फिर राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए किसी को नियुक्त करता है। एंड लास्ट, वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मैं वेतन और भत्ते की बात यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि इनमें बदलाव हुआ करता है,
ये बढ़ते रहते, चेंज होते रहते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संसद के सदस्यों का क्या वेतन है, ये आप इसको गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि सांसद के वेतन भत्ते क्या है वर्तमान में, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अनुच्छेद 99 याद रखिए, इसमें शपथ और वेतन का प्रावधान है। और ये भी पॉइंट आप याद रखिए कि संसद निर्धारित करती है वेतन और भत्ते को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो संसद द्वारा। ये था आज का टॉपिक। इसमें हमने संसद की बात की, कैसे संसद का गठन होता है, क्या उसकी कार्यप्रणाली है और इनका निर्वाचन कैसे होता है, किस माध्यम से, इसमें हम डिटेल में अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्य होते हैं, इसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति की क्या शक्तियाँ होती हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसको हम 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए एक ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग भी पढ़ते पढ़ते इसको बोर हो जाते होंगे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट, आर्टिकल आप एक साथ पढ़ लेंगे तो आप चीज़ें भूलने लगेंगे। तो इसको आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।